74वां आध्यात्मिक जाति के प्रजापति। कुछ समय बाद पीतांश नक्षत्र के जलने की गति धीमी होती गई। हालांकि प्रजापति लोहताश्व का अग्निनाग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कम समय में पूरे पीतांश नक्षत्र को जलाना असंभव था। ये भाग्य मुकुट मेरे पास छोड़ दो। मेरे समुदाय में कोई है जिसे इस भाग्य मुकुट की तत्काल आवश्यकता है। तभी प्रजापति जलाधीश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, इस नक्षत्र को जलाने की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए हर कोई भाग्य मुकुट के स्वामित्व पर चर्चा करना चाहता था। आपके समुदाय में किसी को इसकी जरूरत है? प्रजापति लोहताश्व, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या केवल आपके समुदाय में ही महामंडलेश्वर है? उसकी बात सुनकर एक और प्रजापति सामने आया और असंतोष के साथ कहा, ब्रह्मांड में हजारों महामंडलेश्वर थे, लेकिन भाग्य मुकुट की संख्या दयनीय रूप से कम थी। इस समय वहां लगभग 20 प्रजापति थे और नील की नाद मुद्रा के उपयोग के बाद आने वाले समय में प्रजापतियों की संख्या और भी बढ़नी थी। ऐसे में हर कोई चिंतित था कि इस भाग्य मुकुट को कैसे विभाजित किया जाएगा। तभी एक अन्य प्रजापति ने पूछा, ऐसा लगता है कि हर कोई गलत दिशा में सोच रहा है। क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा? ये भाग्य मुकुट 129वीं प्रकृति की इच्छा है। ऐसे में अगर कोई इस इच्छा को धारण करे तो क्या होगा? दरअसल एक चतुर्युग चक्र प्रकृति की केवल 128 इच्छाएं ही वहन कर सकता था। ये संख्या कभी नहीं बदली थी। ऐसे में इस अतिरिक्त इच्छा धारण करने पर क्या असर होगा, इस बारे में कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। अगर इसकी वजह से प्रकृति में कोई विपरीत बदलाव आया या फिर इस चतुर्युग चक्र का समय से पहले अंत हो गया, तो जोखिम बहुत अधिक होगा। जिस दौरान वे लोग बात कर रहे थे, तभी एक और प्रजापति वहां आ गया। जब वो प्रजापति दिखाई दिया, तो बूढ़ा अंसारी जोर से हंसा और आत्मविश्वास से भर गया। मकरध्वज भाई, तुम आखिरकार यहां आ ही गए। प्रजापति अंसारी यहां पर सबसे पहले आने वाला प्रजापति था, लेकिन अब इतने सारे प्रजापतियों के आने के बाद उसे किनारे पर धकेल दिया गया था। जब वहां मौजूद प्रजापतियों ने बूढ़े अंसारी को मकरध्वज भाई कहते सुना, तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। प्रजापति मकरध्वज राक्षस जाति का मध्यम स्तर का प्रजापति था। इसके अलावा वो हद से ज्यादा क्रूर था और उसकी ताकत प्रजापति जलाधीश और प्रजापति लोहताश्व के बराबर थी। उसके आगमन के साथ पीतांश नक्षत्र पर अब मध्यम स्तर के 3 प्रजापति हो गए थे। लेकिन जब प्रजापति मकरध्वज प्रकट हुआ, तो सभी ने उसके पीछे हजारों घनी छायाएं देखीं। ये छायाएं कंकालों की तरह थीं, जो लगातार प्रजापति मकरध्वज की पीठ को कुतर रही थीं। लेकिन उसने अपने शरीर पर सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति, मकरध्वज भाई, तुम्हारे पीछे इतने सारे शापित कंकाल क्यों हैं? बूढ़ा अंसारी प्रजापति मकरध्वज के पास गया और अजीब भाव से कंकालों को देखा। इस समय प्रजापति मकरध्वज की अभिव्यक्ति कुछ हद तक भद्दी थी, लेकिन उसने उग्रता से कहा, इस बारे में बात मत करो। रास्ते में मेरा सामना छाया जीवों के साथ हो गया था। उन्होंने आयाम को चीर दिया और मुझ पर पागलों की तरह हमला कर दिया। गुस्से में आकर मैंने उनमें से कईयों को मार डाला। मकरध्वज भाई, छाया जीवों ने तुम पर हमला करने की हिम्मत की? प्रजापति अंसारी ने हैरान भाव से पूछा। यहां तक कि जब अन्य प्रजापतियों ने भी ये सुना, तो उनके चेहरे पर अजीब भाव प्रकट हुए। छाया जीव बहुत ही अजीब थे।
यहाँ तक कि प्रजापति भी उन्हें भड़काना पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि प्रजापति एग्जाल्ट इस कबीले से डरते थे, लेकिन उन्हें मारने के बाद अपने हत्यारे के शरीर पर शापित कंकालों को छोड़ देते थे। इन शापित कंकालों को खत्म नहीं किया जा सकता था और शापित व्यक्ति के शरीर को लगातार कुतरते रहते थे और इस श्राप की अवधि अक्सर कई वर्षों तक चलती थी। लेकिन अन्य प्रजापतियों ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी वे शापित नहीं थे और इस समय सभी का ध्यान पीतांश नक्षत्र पर था। दूसरी तरफ मृत्युंजय महल के अंदर पीतांश नक्षत्र छोटा होता जा रहा है, लेकिन चीरू का चेहरा अभी भी भावहीन था। वो इस समस्या के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। इसलिए उसने शांति से कहा, अगर पत्थर में बदलने से मृत्युंजय महल प्रकट हो सकता है तो मैं उसे रेत के एक कण में बदल दूंगा। अगले ही पल पत्थर में रूपांतरित मृत्युंजय महल तेजी से सिकुड़ने लगा और रेत के कण में बदलकर नक्षत्र की गहराई में विलीन हो गया। वहीं बाहरी दुनिया में प्रजापति अभी भी बहस कर रहे थे और अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते तो अंतिम परिणाम लड़ाई से ही तय होगा। तभी प्रजापति लोहताश्व ने धीरे धीरे जलते हुए नक्षत्र को देखा और अपने हाथ को धीरे से लहराया। ऐसा करते ही अग्निनाग की शक्ति दोगुनी से अधिक हो गई और नक्षत्र को जलाने की गति अचानक बढ़ गई। प्रजापति लोहताश्व, मैं भी आपकी मदद करूंगा। तभी प्रजापति लोहताश्व ने आगे आते हुए कहा। बूम! अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति सीधे अग्निनाग से टकरा गई और उसकी शक्ति बढ़ने लगी। इसी के साथ नक्षत्र और भी तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही देर में पूरा नक्षत्र जलकर राख हो गया और उसकी जगह पर एक ठोस रेत का कण अंतरिक्ष में तैरता दिखाई दिया। लेकिन रेत का एक छोटा सा कण भी प्रजापतियों की नजर से बच नहीं सकता था। इसलिए सभी प्रजापतियों ने उसे तुरंत पहचान लिया। साथ ही उनके चेहरों पर एक बार फिर अजीब और गरीब भाव उभर आए। इससे पहले जब प्रजापतियों ने उस छोटे महल को देखा था तो उन्होंने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार वो सिर्फ एक आयामी उपकरण था जो प्रजापतियों की नजर में कुछ खास नहीं हो सकता था। लेकिन रेत के इस कण को देखकर उन प्रजापतियों को समझ में आ, यहां तक कि प्रजापति होकर भी वे लोग उस रेत के कण के रहस्य को नहीं देख पा रहे थे। दूसरी तरफ रेत का वो कण कुछ देर तक गहरे अंतरिक्ष में तैरता रहा और फिर अचानक उत्तर की ओर गया। ये देखकर एक प्रजापति ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की और अपने हाथ की लहर के साथ उस जगह के आयाम को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे रेत का कण अपनी जगह पर जम गया। इतना शक्तिशाली आयामी उपकरण वास्तव में अनसुना है। तभी एक प्रजापति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस ब्रह्मांड में ऐसी ज्यादा वस्तुएं नहीं थीं जो किसी प्रजापति को इस तरह सोचने पर मजबूर कर सकें। यहां तक कि अगर कोई सर्वोच्च दैवीय हथियार भी प्रकट हो जाए तो भी उनके लिए इतना प्रभावित होना मुश्किल होगा। लेकिन इस महल ने कुछ ही समय में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया था। यहां तक कि वो प्रजापति लोहताश्व का अग्निनाग की भयानक शक्ति का भी विरोध कर सकता था। इस तरह के आयामी उपकरण ने उन प्रजापतियों के दिलों को जुनून से भर दिया। पहले ये प्रजापति केवल इस उपकरण को तोड़कर भाग्य मुकुट और नाद मुद्रा को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया था और वे सभी इस दुर्लभ उपकरण को भी पाना चाहते थे। तुम नील हो, है ना? तभी
एक प्रजापति को नील का नाम याद आ गया। बाहर आओ। अगर तुम इस उपकरण और भाग्य मुकुट को मुझे सौंप देते हो तो मेरा समुदाय तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने को तैयार है। लेकिन उस प्रजापति की बात सुनकर राक्षस प्रजापति मकरध्वज ने हंसते हुए कहा, मानव बच्चे, हालांकि तुम केवल सूर्यमंडल में हो, फिर भी मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। इसकी कीमत तुम्हारा भाग्य मुकुट और ये रूप बदलने वाला महल है। जब यक्षिणी ने दोनों प्रजापतियों की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इन बूढ़े प्रजापतियों का लक्ष्य भाग्य मुकुट और नील के अन्य खजानों के लिए लड़ना था, जबकि यक्षिणी का लक्ष्य यामिनी को मारना था। ऐसे में अगर नील ने वास्तव में इन प्रजापतियों के साथ कोई सौदा कर लिया तो ये यक्षिणी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन भले ही गंधर्व समुदाय शक्तिशाली था, लेकिन उसका समर्थन करने वाला एकमात्र प्रजापति छायादूत ही था, और वो अकेले इन बूढ़े प्रजापतियों के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि इस बात से वो मन ही मन बहुत गुस्सा थी, फिर भी वो चुप रही। थोड़ी देर बाद नील की आवाज फिर से ब्रह्मांड में गूंज उठी। हाँ हाँ, मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास भाग्य मुकुट के अन्य उपयोग हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आपको सौंप दूं, तो आप सपना देख रहे हैं। जब नील ने ये कहा तो उन प्रजापतियों की आंखें ठंडी हो गईं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि भाग्य मुकुट किसी सूर्यमंडल योद्धा के लिए किसी काम का नहीं था। इसके अलावा क्या वो लड़का वास्तव में सोच रहा था कि इतने सारे प्रजापतियों के सामने वो जीवित रह सकता है? तभी बूढ़े अंसारी ने दांत पीसते हुए कहा, मकरध्वज भाई, इस बदमाश से बात करना बेकार है। मुझे इस उपकरण, ये कहते ही बूढ़े अंसारी के पीछे से काला धुआं फूट पड़ा और काले हाथ में बदल गया। वो उस हाथ से रेत के कण को तोड़ना चाहता था। बूम! अगले ही पल वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और वो जगह काले धुएं से भर गई। ये देखकर बूढ़े अंसारी ने उपहास किया, उसके हमले से वो छोटा महल निश्चित रूप से टूट जाएगा। लेकिन जब वहां का धुआं छौंटा तो वो रेत का कण फिर से दिखाई दिया और वो पूरी तरह से सुरक्षित था। ये देखकर बूढ़े अंसारी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। रेत का कण, जिसे अब तक टूटकर बिखर जाना चाहिए था, अभी भी बरकरार था और चुपचाप अंतरिक्ष में तैर रहा था। हे बूढ़े अंसारी, तुम सच में बेकार हो। ये कहते हुए एक और प्रजापति आगे बढ़ा और अपने हाथों में मौजूद सर्वोच्च दैवीय हथियार को लहराते हुए हमला कर दिया। डोंग! तभी एक तीखी आवाज सुनाई दी और वहां पर एक तेज रोशनी फैल गई। लेकिन उस रोशनी के छंटने के बाद भी रेत का कण अभी भी सुरक्षित था। ये देखकर वहां उपस्थित प्रजापति दंग रह गए। ब्रह्मांड में प्रजापति सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे, लेकिन रेत के इस कण की मजबूती उनकी कल्पना से परे थी। साथ ही नील के उपकरण में उनकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई। मुझे जाने दो। इस समय सभी प्रजापतियों की अभिव्यक्ति कुछ हद तक भद्दी थी। वे सभी प्रतिष्ठित प्रजापति थे, फिर भी वे रेत के एक कण का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। वहीं मृत्युंजय महल के अंदर मौजूद नील और यामिनी भी उन प्रजापतियों से कम हैरान नहीं थे। इस पूरे समय में नील ने मृत्युंजय महल को ही अपना सबसे बड़ा सहारा माना था। मृत्युंजय महल में भागना नील के लिए बचने का अंतिम रास्ता था। लेकिन नील ने कभी नहीं सोचा था
कि मृत्युंजय महल प्रजापतियों के हमलों का भी सामना कर सकेगी। शुरुआत में इन प्रजापतियों के हमलों का सामना करते समय नील बहुत घबरा गया था, लेकिन ये देखने के बाद कि इन प्रजापतियों ने सभी तरह के अकल्पनीय हमलों का उपयोग करने के बाद भी मृत्युंजय महल अविचल रहा, तो आखिरकार नील को सब समझ में आ गया। वो अभी भी अपने गुरु और इस मृत्युंजय महल की पृष्ठभूमि को कम आंक रहा था। हालांकि वो पहले ही समझ चुका था कि उसके गुरु इस ब्रह्मांड से बाहर के अस्तित्व है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मृत्युंजय महल इतना ज्यादा मजबूत होगा। आखिर इस ब्रह्मांड के बाहर किस तरह की भयावह दुनिया थी और उसके गुरु की साधना कितनी भयानक थी, ये अकल्पनीय था। तभी नील के विचार फिर से घूमने लगे और उसके मन में उस युवक की छवि उभर आई जो नीलिमा को ले गया था। यहां तक कि यामिनी भी, जिसने अपने चरम पर एक प्रजापति की हत्या, इस ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करने का मतलब था एक सच्चा देवता बनना। नील मन ही मन इस निष्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन इसके साथ ही उसके होठों पर अनजाने में एक कड़वी मुस्कान आ गई। अगर वो नीलिमा को फिर से देखना चाहता था तो उसे अब भी एक लंबा रास्ता तय करना था। वहीं मृत्युंजय महल के बाहर मौजूद प्रजापतियों ने अनेक तरीके अपनाए, लेकिन वे फिर भी रेत के उस छोटे से कण को हिलाने में असमर्थ रहे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पिछली धमकियां कितनी बचकानी थीं। वो नील अंदर छिपा हुआ था और वे लोग कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ यक्षिणी चुपचाप रेत के कण को देखती रही। अचानक पवित्र विद्युत हथौड़े को पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप उठा, लेकिन फिर उसने हार मान ली। बहुत से प्रजापति पहले ही कोशिश कर चुके थे। ऐसे में उसके लिए भी रेत के उस कण को हिला पाना असंभव था। लेकिन तभी यक्षिणी की आंखों में अनिच्छा के निशान दिखाई दिए। यामिनी ने अनजाने में अपनी स्थिति को उजागर कर दिया था, जो उसके लिए एक बेहतरीन मौका था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से महल के कारण उसकी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं यामिनी और नील को अभी नहीं मार पाई, तो ये दोनों भविष्य में मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। इस बारे में सोचकर उसके दिल में खतरे की एक मजबूत भावना उभरी। यक्षिणी को इस महल की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था। ऐसे में अगर नील महामंडलेश्वर स्तर तक पहुंच गया और प्रकृति की इच्छा को धारण कर लिया और यामिनी ने भी अपनी ताकत वापस पा ली, तो उसके भाग्य की कल्पना की जा सकती है। नहीं, आज मुझे इस उपकरण को तोड़ना ही होगा। खतरे की भावना के बीच उसने अपना पवित्र विद्युत हथौड़ा लहराया और उसे पूरी ताकत के साथ रेत के कण पर पटक दिया। लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। इस समय सभी प्रजापति धीरे धीरे घूमते रेत के कण को उदासीनता से घूर रहे थे। अब जो चीज ने उन्हें सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी, वो भाग्य मुकुट नहीं, बल्कि ये विचित्र महल था। कुछ समय बाद वहां पर कई और प्रजापति आ गए और अब उनकी संख्या 30 हो गई थी। ये प्रजापति ब्रह्मांड की विभिन्न जातियों से आए थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। हुश! तभी प्रकाश की एक और किरण संघनित हुई और एक और प्रजापति प्रकट हो गए। लेकिन जब अन्य प्रजापतियों ने उस व्यक्ति को देखा, तो उनके भाव फिर से बदल गए। हालांकि वो प्रजापति एक मानव योद्धा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वे सभी जानते थे कि वो व्यक्ति किसी मानव
गठबंधन से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जाति से आया था। तो क्या होगा आगे? और क्या आध्यात्मिक जाति एक प्रजापति यहां पर नील की मदद करने के लिए आए हैं, या फिर वो खुद भी भाग्य मुकुट और मृत्युंजय महल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे? जानने के लिए आगे के स्मैक